The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसे आम बोलचाल की भाषा में लव जिहाद रोकने वाला कानून कहा गया। सरकार ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा था कि वो किसी के व्यक्तिगत चुनाव के खिलाफ नहीं है, बस गैर कानूनी ढंग से हो रहे धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाना चाहती है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है या फिर ये अध्यादेश अलग अलग धर्मों के बीच होने वाली शादियों को और मुश्किल बना रहा है, खासकर ऐसे मामलों में जहां एक पक्ष हिंदू हो और एक मुस्लिम? क्या इस कानून का इस्तेमाल जोड़ों को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है या फिर इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है? बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। बड़ी खबर के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के बयान पर। गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या सरकार हमें कुछ और सुप्रीम कोर्ट को कुछ और बता रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो जिसका संबंध किसान आंदोलन से है। हमेशा होता यह है कि हम वीडियो दिखाते हैं फिर बात बताते हैं, आज बात पहले होगी। किसान आंदोलन में एक तुलना खूब हो रही है एपीएमसी वाले पंजाब की बिना एपीएमसी वाले बिहार से, मतलब मंडी वाले राज्य की तुलना बिना मंडी वाले राज्य से। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। फिर एक चर्चा खेती के गुजरात मॉडल की भी है। कृषि आंदोलन पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हमारे साथी रजत ने एक पंजाबी किसान से जाना कि गुजरात में कृषि का उनका अनुभव कैसा रहा। सुनिए। हमारे साथ आज गुजरात से पहुंचे हुए किसान हैं और गुजरात में खेती करते हैं, कच्छ-भुज में रहते हैं। नाम है आपका? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह कच्छ-भुज में खेती करते हैं। पंजाब से हैं वैसे तो, लेकिन काफ़ी समय पहले, करीब 1 दशक पहले वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हर किसी उसी आस में कि भाई ज़मीन है और खेती करके देखेंगे। और इन्होंने मुझे बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो अपील थी उस समय की वाइब्रेंट गुजरात की, कि आइए गुजरात में ठहरिए, रुकिए, निवेश कीजिए, तो उससे प्रभावित होकर वहाँ पे गए थे। कैसी चल रही है आपकी खेती फिर? अभी तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और 2-3 साल से कोई फसल नहीं हुई है क्योंकि हम अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिल भरने के समर्थ नहीं रहे। और फसल का जो रेट है, क्योंकि मंडीकरण नहीं है, वहाँ पर कोई मंडियाँ नहीं है हमारे कच्छ-भुज के इलाके में, तो जो गेहूँ आज यहाँ पर 1925 रुपये क्विंटल रेट बिकती है पंजाब हरियाणा में, उसका मात्र 1200 से 1300 रुपये मिल रहा है। जब 3 साल पहले हमने खेती छोड़ी तो मेरे को मात्र 1000 रुपये क्विंटल मिला, जबकि यहाँ 1750-1800 रेट था। और डीजल यहाँ से भी महंगा, बिजली यहाँ से बहुत महंगी, तो हमारा खर्चा मतलब बन ही नहीं सका। हम यहाँ से जितनी ज़मीन थी कुछ बेच कर इन्वेस्ट करते रहे। जब हमारे हाथ खड़े हो गए, भिखारी बन गए, तो हम यहाँ वापस पंजाब में आ गए हैं। ज़मीन खाली पड़ी है। कुछ गरीब लोगों को कहते हैं जो बरसात का मूंगफली वगैरह कर लेते हैं, और कुछ में कीकर और बेर वगैरह उग गए हैं, घास उग गई है दोबारा। गए क्यों थे? मतलब आप उस समय क्या ऐसा लगा था आपको कि आप गुजरात जाएं, गुजरात में ज़मीन खरीदे? पंजाब में अच्छी ज़मीन थी, लुधियाना के आप रहने वाले हैं ना, तो वहाँ पे अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन है। गुजरात क्यों गए वहाँ से? गुजरात जाने का कारण था कि पंजाब में ज़मीन फर्टाइल होने के कारण लैंड होल्डिंग्स काफ़ी कम हो गई। जैसे हमारे दादाजी के पास 7 एकड़ थी, पिताजी 3 भाई थे, 2.5 एकड़ रह गई। तो आप भी जानते हैं कि 2-2.5 एकड़ में नहीं गुजारा चलता आदमी का। वो तो हमारे लोगों ने किसी ने ट्रक डाल लिया उसके साइड से, तब गुजारा लोग चला रहे हैं। तो हमने कुछ पहले, हमारे फादर ने 1-2 ट्रक चलाकर थोड़ी मतलब कमाई करी, थोड़ी ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो थोड़ा बहुत हमारे पास आया, उससे हमने ज़मीन खरीदी ताकि हम खेती का बढ़ा सकें गुजरात में। तो उससे खरीदी ताकि हम ज़्यादा फसल कर सकें। हर इंसान का, हर किसान का ये होता है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन आए, इसलिए हम गुजरात गए थे। और मोदी जी की जो हम टीवी पर और उस पर देखते थे कि गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, गुजरात का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, वो सुनकर हम वहाँ गए थे। पर सबसे पहला धक्का तो मेरे को तब लगा जब मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई 2010 में। तहसीलदार, डीसी को मैंने आई कार्ड पंजाब का दिखाया और उन्हें बड़ा वेलकम किया। जब रजिस्ट्री होगी, सारा कुछ हो गया, तो उसका इंतकाल जब चढ़ता है पटवारी पर, तो पटवारी ने मेरे को मना कर दिया, कहता आप तो बाहरी लोग हो, आपको हम गुजरात में खेती वाली ज़मीन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मेरे से फिर तहसीलदार, डीसी ने क्यों करवाया और पहले आपने लोगों को ऐसा क्यों करवाया?
उसके कारण ना तो मेरी बैंक पे लिमिट बन सकी, ना मैं वो कर्जा ले सका जिससे मैं खेती कर सकता। इसका मतलब आप खेती कर ही नहीं पाए वहाँ पे? नहीं, खेती की थी हमने, यहाँ से कुछ बेच बाच कर पैसे लगाकर, पास में से पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट उधार लेकर करी थी खेती, पर हम उसमें पूरा सफल नहीं हो पाए क्योंकि ट्यूबवेल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कृषि आंदोलन को लेकर दोनों तरफ से अंतहीन तर्क दिए जा रहे हैं। पंजाब, बिहार, गुजरात से बात वहां पहुंच रही है कि शरबती गेहूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगता है। मतलब एक ही मुद्दे में बहस के कई केंद्र बन रहे हैं। ललन टॉप का ये वीडियो भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कुछ भी फैसला सुनाने से पहले देखिए, सुनिए और गुनिए। और जैसा हमने वायदा किया था, जल्द ही ललन टॉप की आंदोलन वाले राज्यों से इतर राज्यों में भी यात्रा शुरू होगी, ताकि वहां के किसानों की, वहां की कृषि की स्थिति की और इन नए फार्म बिल की हकीकतों के बारे में आपको बता सकें। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। भाजपा के उदय ने भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाले, उसका हिसाब लग भी रहा है और लगता भी रहेगा। ललन टॉप ने भी एक प्रभाव की पहचान की। अब स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी राष्ट्रीय खबर बनते हैं। कोई चुनाव छोटा नहीं हुआ। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि आज केरल में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे आए। 2015 में ज्यादातर सीटें जीतने वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ ने सूबे में अपना प्रदर्शन दोहरा दिया। इसे एलडीएफ की पिनराई विजयन सरकार की बड़ी सफलता की तरह देखा जा रहा है। समाचार की तैयारी तक नतीजे स्थिर हो रहे थे, लेकिन कुछ जानकारी हम अभी दे सकते हैं। 941 ग्राम पंचायतों में से कम 500 एलडीएफ के खाते में गई। 6 नगर निगमों में से 4, 14 जिला पंचायतों में से 10 और 152 ब्लॉक पंचायतों में से 112 पर एलडीएफ की जीत हुई। जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है और 5 बरस पहले तक यानी कि सत्ता परिवर्तन के पहले तक सत्ता का नेतृत्व कर रही थी ऐसी कांग्रेस, जिसके सांसद वायनाड से राहुल गांधी हैं, उसका इन चुनावों में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। बीजेपी भी लगातार एलडीएफ को टक्कर देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं टिक पाई। नतीजे स्थिर होने के बाद ललन टॉप इन नतीजों और इनके मायनों के बारे में विस्तार से आपसे बात करेगा। तब तक अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान सावधानियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ऑनलाइन लिंक के जरिए कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी जुड़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को 2015 में जामिया मिलिया इस्लामिया की दीक्षांत समारोह के लिए दावत दी गई थी, लेकिन तब वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। तीसरी सुर्खी बनाई पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायक, तृणमूल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने। एक वक्त ममता बनर्जी के विश्वस्त सिपहसालार रहे शुवेंदु ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने उनके निर्णय का स्वागत किया। अब ये लगभग तय है कि नंदीग्राम के रास्ते ममता बनर्जी को कोलकाता भेजने वाले शुवेंदु भाजपा में जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सूत्रों ने कहा जब अमित शाह का बंगाल दौरा होगा तब यह ऐलान होगा। चौथी और आखिरी सुर्खी बनाई वायनाड के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। आज राहुल और उनके सांसद रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक से उठकर चले गए। प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष जुएल ओरम ने राहुल गांधी को तब बोलने से टोका जब वो लद्दाख में चीन के अतिक्रमण और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों के साजो सामान की जरूरत पर बोलना चाह रहे थे। ओराम ओडिशा के सुंदरगढ़ से भाजपा के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में तीनों सेनाओं की वर्दी पर चर्चा चल रही थी। तब राहुल ने कहा कि इसकी जगह राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। टोके जाने के बाद राहुल और कांग्रेस की तरफ से कमेटी में शामिल दूसरे सांसद राजीव सातव और रेवनाथ रेड्डी भी उठकर चले गए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक अध्यादेश पर दस्तखत किए। नाम उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। अध्यादेश के जरिए बने इस कानून को आम बोलचाल में लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। वैसे लव जिहाद टर्म पर तमाम आपत्तियां हैं, क्योंकि ये कोई लीगल टर्म नहीं है, ऑर्डिनेंस में भी नहीं है। लेकिन दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से इस टर्म का इस्तेमाल होता रहा है। उनकी थ्योरी है प्रेम का झांसा देकर और धोखाधड़ी से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनसे शादी की जाती है। इस कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन को अपराध बनाया गया है। कानून लागू होने के 10 दिन के भीतर यूपी पुलिस ने कम से कम 5 केस दर्ज कर लिए। जबरन धर्म परिवर्तन निश्चित तौर पर एक सच्चाई है, लेकिन इस कानून के बाद यूपी पुलिस की अति सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून के दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उतना सपाट नहीं है जितना दिखाने की कोशिश हो रही है। इसी का सबसे ताजा उदाहरण है मुरादाबाद का मामला। बिजनौर की एक लड़की पिंकी उर्फ मुस्कान और मुरादाबाद का लड़का राशिद अली।
5 दिसंबर को मुरादाबाद में इन दोनों ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया। शादी पहले हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे। इनके साथ राशिद का बड़ा भाई सलीम भी था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए मौके पर पहुंच पाते उससे पहले ही बजरंग दल के कुछ सदस्य विजिलेंटिज्म दिखाते हुए लोगों से पूछताछ करते हैं और इसे लव जिहाद का मामला घोषित कर देते हैं। पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। राशिद और उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पिंकी को नारी निकेतन यानी कि सरकारी शेल्टर होम भेज दिया जाता है। स्थानीय कोर्ट के दखल के बाद यहां करीब 8 दिन रहने के बाद सोमवार 14 दिसंबर को लड़की वापस अपने पति के कांठ स्थित घर आ गई। लड़की ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि उसने और राशिद ने अपनी मर्जी से 24 जुलाई को शादी की थी। उसने कहा कि वो 22 साल की है, बालिग है, अपने फैसले ले सकती है। पिंकी 3 महीने की गर्भवती भी है। पिंकी का आरोप है कि शेल्टर होम में उसके साथ बदसलूकी हुई। उसके पेट में दर्द होने पर महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिंकी का आरोप है कि यहाँ डॉक्टरों ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे ब्लीडिंग होने लगी। गर्भपात की आशंका जताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। सर नानी के कदम में 5-6 दिन हो गए थे, उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ काफ़ी। उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, सीरियस हो गई। तब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे दवाई और इंजेक्शन लगाए गए। उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो चुका है काफ़ी। मेरे को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है सीरियसली। कब तबीयत खराब हुई थी, किस दिन? मेरे को 5 दिन हो गए तबीयत ख़राब होते हुए। मैं 4 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल आई हूँ मैं वहाँ से। कोर्ट में क्या बयान हुए आपके? कोर्ट में सर मैंने बयान दे दिया। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्द से जल्द आज ही छोड़ा जाए, उन्हें, मेरे हस्बैंड को और मेरे जेठ को। वहाँ किस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया? सर डांटती हैं, अगर कोई कह देता है दवाई को तो देती नहीं है, उनको टॉर्चर करती हैं। तुम ड्रामा कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके टॉर्चर करती है। नारी निकेतन की वार्डन ऐसे करती है? जी, काम कराती हैं लड़कियों से नारी निकेतन की। मैम आपसे भी काम करवाया गया? सर नहीं, मैंने करा नहीं है, पर करवाती हैं, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगवाती हैं, काम कराती हैं, खाना बनवाती हैं वहाँ पे। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है? सर कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए। लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे। अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 16 दिसंबर को जिज्ञासा सिन्हा की एक रिपोर्ट छपी, जिसमें पिंकी से बातचीत का हवाला दिया गया। अखबार लिखता है कि पिंकी के मुताबिक दिसंबर 2019 में उसकी और राशिद की देहरादून में मुलाकात हुई। कुछ महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद जुलाई महीने में वहीं पर दोनों ने शादी की। राशिद की मां नसीम जहां का कहना है कि वो शादी का लीगल कागज चाहते थे, क्योंकि यूपी के नए कानून से डर था। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर भी कंफ्यूजन था। पिंकी के मुताबिक 5 दिसंबर को शादी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद राशिद और उसका बड़ा भाई सलीम एक मोहर के लिए दफ्तर की तरफ जा रहे थे, तभी बजरंग दल के 10-15 लोगों ने उन्हें रोका। पिंकी का आरोप है उन्हें पीटा गया। बजरंग दल के लोगों ने मां को बिजनौर से बुलाकर राशिद और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। पिंकी का कहना है कि उनकी मां इस शादी के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने केस दर्ज कराया। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने गर्भपात से जुड़ी रिपोर्ट्स को फर्जी बताया। मुरादाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन विशेष गुप्ता ने कहा कि जबरन गर्भपात के आरोप गलत हैं, पिंकी का गर्भपात नहीं हुआ। जहां पिंकी की जांच हुई, उस महिला जिला अस्पताल की कार्यवाहक चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट निर्मला पाठक ने भी पिंकी के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो हमको भ्रूण की धड़कन का पता नहीं चला, इसलिए हमने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट यानी कि टीवीएस जांच की सलाह दी। इस टेस्ट की सुविधा मुरादाबाद में नहीं है, इसलिए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। ट्रीटमेंट के कागज हमारे पास मौजूद हैं। सुनिए निर्मला पाठक को। ऐसा हुआ कि वो जो है पेन इन एब्डोमेन और करीब 3 महीने का अमेनोरिया और पेन इन एब्डोमेन और हल्की हल्की ब्लीडिंग करके वो यहाँ पे एडमिट हुई थी। तो जब यहाँ एडमिट हुई है वो उसको करीब 13 तारीख को, तो फिर उसका जो है जो भी भाई दवाइयाँ जो हमें दी जाती हैं, जैसे ब्लीडिंग रोकने का है वो इंजेक्शन दिया, पेट में दर्द ना हो उसकी दवाइयाँ गोलियाँ दी गई, और फिर उसका अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया गया। तो अल्ट्रासाउंड में फीटस तो दिख रहा है अंदर कि 7 हफ्ते 5 दिन का फीटस है, लेकिन उसमें धड़कन का पता नहीं चल रहा था। तो हमारे जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एडवाइस किया था कि इसका टीवीएस कराया जाए, जो कि टीवीएस हमारे यहाँ होता नहीं है। तो टीवीएस के लिए हमने उसको जो है मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया। तो फिर वो अपना जो है उनको हमने रेफरल का फॉर्म भी उसको पकड़ाया और उसके जो भी साथ के थे वो लिख के गए कि हम अपने जो है निजी वाहन से लेके उसको जा रहे हैं। ये हुआ। व्यवहार तो सबने अच्छा ही किया उसके साथ।
उधर मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि लड़की की मां ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह किया गया। उन्होंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया और इसी आधार पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि पिंकी के पास शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मुरादाबाद के एडिशनल एसपी विद्या सागर मिश्र के मुताबिक लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा कि उसका जन्म 1998 को हुआ और राशिद के साथ उसका निकाह 24 जुलाई को देहरादून में हुआ। पिंकी ने धर्म परिवर्तन किया है और कहा है कि वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। इस मामले में मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि लड़की के दावों की जांच होगी और उसके परिवार वालों का भी बयान लिया जाएगा। दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों एक्यूज्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। धन्यवाद। इन सब के बीच राशिद और सलीम अभी भी जेल में हैं और पिंकी ने राशिद की रिहाई की मांग की है। यूपी पुलिस पर इस नए कथित लव जिहाद कानून के दुरुपयोग के आरोप पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है, निर्देश स्पष्ट हैं, कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और न ही ये कानून पहले के मामलों पर लागू होगा। अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन ये बात ADG साहब को क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि खबरें ही कुछ ऐसी हैं। कानून लागू होने के 12 घंटे के भीतर बरेली में पहला केस दर्ज हुआ था, जिसमें उबैस अहमद की गिरफ्तारी हुई। उबैस पर लड़की पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने और परिवार को धमकाने का आरोप था। उबैस अहमद के पिता मोहम्मद रफीक ने आरोप लगाया था कि उबैस की खोज में आई पुलिस ने पीटा। आरोपी उबैस अहमद के ग्राम प्रधान ध्रुवराज समेत गांव के कई निवासियों का कहना था कि दोनों परिवारों के बीच ये मामला सुलझा लिया गया था। इसके अलावा जिस यूपी पुलिस पर कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा है, वो किसी भी उल्टी सीधी टिप पर शादी रुकवाने का काम कर रही है। पिछले दिनों कुशीनगर में यूपी पुलिस ने एक शादी रुकवा दी। पुलिस को फोन किया गया था कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर रहा है। बाद में पता चला दोनों मुस्लिम हैं। शादी कर रहे 39 साल के हैदर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे बेल्ट से पीटा और कस्या पुलिस थाने में घंटों टॉर्चर किया। बाद में महिला शबीला खातून का भाई आजमगढ़ से आया और उसने कहा इस शादी में दोनों परिवारों की सहमति है। कस्या थाने के SHO संजय कुमार ने लव जिहाद को लेकर अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों पर आरोप मढ़ दिया और कुशीनगर के SP विनोद कुमार ने हैदर अली को टॉर्चर करने के आरोप से इनकार किया। इसके अलावा लखनऊ की डूडा कॉलोनी में 2 दिसंबर को हो रही एक शादी में यूपी पुलिस की एंट्री हुई थी। अलग अलग धर्मों के लड़के लड़की की शादी में दोनों परिवारों की सहमति थी, लेकिन पुलिस ने लखनऊ DM से क्लियरेंस लेने को कहा। पुलिस ने कहा शादी हिंदू रीति रिवाजों से हो रही थी और लड़के लड़की ने DM से क्लियरेंस लेने की बात मान ली। ये पूछने पर कि क्या किसी ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, इस पर पारा पुलिस स्टेशन के SHO त्रिलोकी सिंह ने कहा भविष्य में ऐसा हो सकता है, पर फिलहाल दोनों ने शादी करने की इच्छा जताई है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक अब तक यूपी पुलिस नए कानून के तहत सीतापुर और मऊ समेत कई इलाकों से कम 10 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यूपी उपचुनाव की रैलियों में घूम घूम कर जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही थी। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, यानी कि अखिलेश यादव के दौर में जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लव जिहाद की बात को प्रमुखता से उठाते थे।
इसका चुनावों में असर भी दिखा। अगर हालिया उपचुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी को जीत मिली। 24 नवंबर को यूपी कैबिनेट ने कथित लव जिहाद को लेकर अध्यादेश पास किया जो 28 नवंबर से लागू हो गया। यूपी के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी ऐसे कानून लाने की बात हो रही है। ये सारी बातें यूपी की योगी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाती हैं। अगर सरकार जबरन धर्म परिवर्तन रोकना चाहती है तो उसके लिए तो पहले से ही कानून था, तो फिर उसके लिए अलग से नया कानून क्यों बनाया गया, जिससे दो चाहने वाले या तो शादी नहीं कर पा रहे और इसके साथ साथ कानून और स्वघोषित संस्कृति रक्षक उनके निशाने पर भी आ रहे हैं। प्रेम करना, प्रेम को अपने साथी के साथ जी पाना हमारा और आपका मौलिक अधिकार है। इसलिए यूपी सरकार को चाहिए कि वो इन सवालों के जवाब दे। इस तरह के केसेस में जब तक पुख्ता शिकायत ना हो, पुख्ता जांच ना हो, तब तक इस तरह की कार्रवाइयों से बचा जाए, वरना पुलिस की और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठेंगे। और सवाल इस बात पर भी उठेंगे कि जिन्होंने संविधान की शपथ खाई है, शपथ जो ये कहती है कि सभी नागरिक उसके लिए बराबर होंगे और वो सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उस शपथ का क्या होगा। बड़ी खबर में अब बात किसान आंदोलन की। आंदोलन का आज 21वां दिन है। अब तक बात किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच हो रही थी। आज इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। अदालत में एक याचिका लगाई गई जिसमें मांग की गई कि आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाया जाए। इस याचिका पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली ट्रिपल बेंच ने की। इसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम भी शामिल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। इसमें अदालत ने सुझाव दिया कि किसान गुटों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए जो गतिरोध दूर करने का प्रयास करे। अदालत ने कहा कि वो किसान संगठनों का भी पक्ष सुनना चाहती है। इसके लिए किसान संगठनों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया। 8 किसान यूनियनों को नोटिस भी दिए गए। साथ ही सरकार से पूछा गया कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि किसानों को लगता है कि कानून उनके खिलाफ है। अगर आप खुले दिमाग से नहीं सोचते हैं तो आपकी बातचीत फिर से फेल हो सकती है। आज की अदालती कार्रवाई में एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और जिसके बारे में आपको विचार भी करना चाहिए। भारत के प्रधान न्यायाधीश की बेंच ने भारत सरकार से एक सवाल किया, कौन कौन पार्टी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार ने अदालत को क्या बताया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करवाएंगे कि सरकार ने देश को अब तक क्या क्या बताया कि विरोध करने वाले कौन हैं। केंद्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में लेफ्टिस्ट और माओइस्ट हैं, वामपंथी और माओवादी। It is the media which showed us day before yesterday the kind of posters, the kind of speeches from the stage that were being made. I also have read and seen interviews of some of the farmer leaders in which they have reiterated and clearly demonstrated their sympathies for Shaheen Bagh type protests against CAA and NRC. Very clearly, Maoists and Naxals have taken charge of this agitation. They are not allowing farmer leaders to even negotiate and discuss their genuine concerns. They are not allowing debate and dialogue to continue and are derailing the process which we would like to do to help assuage any doubts, any concerns, any misunderstandings our farmer brothers and sisters may have. I appeal to the farmers to come back and discuss with us if you have any concerns. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यही कहा कि किसानों के बीच लेफ्टिस्ट घुस आए हैं, गोया लेफ्टिस्ट होना कोई अपराध हो। और तथ्यों की बात है तो ये सत्य है कि जो प्रदर्शनकारी संगठन है उसमें लगभग आधे ऐसे हैं जो अलग अलग वामपंथी विचार समूहों से जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे के मुताबिक प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान समर्थित है। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचललं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्याच्या बाहेर जावं लागेल। नागरिकला एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो त्यांना वाटतं हे सक्सेस होत नाही। आता ते शांत झालं, आता शेतकऱ्यांना सांगून राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालून राहिलं। हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे, आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना याचा विचार केला पाहिजे। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के मुताबिक आंदोलनकारियों में खालिस्तानी है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक आंदोलन किसानों का नहीं बिचौलियों का है। ये कुछ दल्ले, ये बिचौलिए जिन्होंने हमारा खून चूसा, मुट्ठी भर उद्योगपति बनाकर पूरे देश को गरीब बना दिया, आपने इनके चंगुल से हमको बचाकर हमको आबाद कर रहे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधार रहे। अरे
कर रहे, जो गांव के तुम्हारे मालिकाना हक कर रहे, उनको भी उद्योगपति बना रहे, उनके भविष्य तुम जो खराब कर रहे हो, तुमको वो भी गाली देगी। ये काम हम कर रहे हैं। एमपी में ही शिवराज कैबिनेट की मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि उच्च कोटि के दलाल हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक कुछ विदेशी ताकतों को पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं, इसलिए ये विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर बाधा डाल रही हैं। बिहार के नीतीश कैबिनेट में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक किसान बिल का विरोध करने वाले किसान नहीं दलाल हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक किसानों को बरगलाया जा रहा है और उनको बरगलाने वाले नक्सलाइट, लेफ्टिस्ट और आलू से सोना निकालने वाले हैं जो भाजपा विरोधी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा, विपक्ष का किया धरा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी में सुनिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विषय पर राय। पिछले दिनों कच्छ की रैली में उन्होंने जो कहा वो उन्हीं की जबानी आपके सामने प्रस्तुत है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की साजिश चल रही है। विपक्ष किसानों के कंधे से बंदूक चला रहा है। कानून मंत्री कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। चीन, पाकिस्तान, लेफ्टिस्ट, खालिस्तानी सबको अलग अलग मौकों पर आंदोलन से जुड़ा बताया गया। ये वो सब है जो सरकार के प्रतिनिधियों ने अलग अलग मंच पर बताया देश को। लेकिन मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या बताया? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कर रही है और यही बात समझ से बाहर हो जाती है। राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री देश को कुछ बताते हैं और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट को कुछ और। क्या तुषार मेहता नहीं जानते थे कि सरकार का रुख आंदोलनकारियों को लेकर क्या है, या फिर उन्होंने ये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया? क्या यह कहा जाए कि मोदी सरकार देश विरोधी ताकतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को न बताकर उनका बचाव कर रही है, या फिर तुषार मेहता के जवाब को सरकार की आधिकारिक लाइन माना जाए? और अगर ये सरकार की आधिकारिक लाइन है तो फिर ये बयान आए तो आए कहां से? सवाल बहुत हैं जिनके जवाब सरकार और उनके वकीलों को देने हैं। लेकिन क्या ये सरकार जवाब देने में विश्वास रखती है? आप अपने नुमाइंदों से ये सवाल जरूर पूछिएगा।
सरकारें किसी की भी हों, किसी भी दल की हों, उनकी जवाबदेही देश के हर नागरिक के प्रति है। आप जानते हैं, किसान गुट 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अडिग हैं। ये वो किसान गुट हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे किसान गुट हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अगर बिल हटाए गए तो हम प्रदर्शन करेंगे। इस बात पर भी लगातार बात हो रही है कि किसान आंदोलन की इंटेंसिटी को लेकर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह एक रूपता क्यों नहीं है, पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज़्यादा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इस पर भी गंभीर बहस होनी चाहिए और हो रही है कि अगर सुधार नहीं होंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी। इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर का पैटर्न नहीं बदलेगा तो ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर जिसकी लगातार कमी हो रही पंजाब समेत कई राज्यों में जहां लगातार धान और गन्ना उगाया जा रहा है, वहां पर जो आसन्न जल संकट है उसका इलाज क्या होगा। लेकिन इन सब सार्थक बहसों के केंद्र में सरकार होनी चाहिए, किसान होने चाहिए और होना चाहिए संवाद। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी जो यूनियन है उनको रियायतें देना चाहती है, किसानों को रियायत देना चाहती है, लेकिन कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। यानी सरकार अपने पिछले स्टैंड से कुछ कदम आगे बढ़ी। अपनी बात पर अमल करते हुए किसान यूनियनों ने 9 दिसंबर को कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज किया। यानी किसान यूनियन अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक तीनों कानून खत्म नहीं होते तब तक बात नहीं होगी, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इस बाबत यूनियनों ने एक खत केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भी भेजा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जी यही मंत्रालय का आधिकारिक नाम है। इसमें संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को भेजे खत में संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने लिखा कि प्रस्ताव इसलिए खारिज किया गया क्योंकि इसे कमोबेश उसी फॉर्मेट में लिखा गया था जो 5 दिसंबर की बैठक में सरकारी प्रस्ताव का था। तब मौखिक आश्वासन दिए गए थे जिन्हें किसान संगठन पहले ही खारिज कर चुके थे। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार प्रेस से बात कर रहे हैं, बात दोहरा रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि केंद्र आंदोलन से निपटने के लिए अब किस रणनीति को अपना रहा है। तोमर ने 15 दिसंबर को कहा कि वो असली किसान यूनियन से लगातार संपर्क में हैं और खुले मन से बात कर रहे हैं। इस असली शब्द के मायने टिप्पणीकार अलग अलग तरह से निकाल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कृषि मंत्री तोमर लगातार उन किसान संगठनों से भी मिल रहे हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन का ऐलान किया है। राजधानी की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब तक अहिंसक रहा है। देश के दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है, लेकिन इतने बड़े हुजूम के पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने में कई चुनौतियां हैं। रोड एक्सीडेंट, दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड, बुजुर्ग किसानों के लिए उनकी उम्र भी कई तकलीफें लेकर आती है। अब तक 21 किसान या तो दिल्ली के रास्ते में हादसों की भेंट चढ़ चुके हैं या प्राकृतिक कारणों से उनकी मौत दिल्ली के बॉर्डर पर हुई। 21वां नाम था होशियारपुर के कुलविंदर सिंह का। दिल्ली तक के रास्ते में मंडी गोविंदगढ़ के पास एक हादसे में उनकी जान चली गई। हर मौत किसानों के न झुकने के जज्बे को मजबूत करती है, लेकिन परिवारजनों को होने वाली तकलीफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर मतलब कल भी सुनवाई है। देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर गतिरोध का कोई हल निकाल पाएगा। बात कृषि कानूनों की चल रही है तो एक और अपडेट लेते जाइए। राजस्थान में किसानों को बाजरा और कपास पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। इस पर एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। समाचार समाप्त। आपको अलग अलग मंचों पर अपने विरोधियों को घेरते नेता नजर आएंगे और अपने अपने गढ़ों और मठों में सहूलियत की राजनीति करते भी। ललन टॉप शो में अब वक्त है जमीनी हकीकत जानने का। हमारे साथी सुरेश और अमितेश डीडीसी चुनाव की कवरेज के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वहां वो मिले सोमिया सदफ से। सोमिया की पैदाइश मुजफ्फराबाद की है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, लेकिन सोफिया की ससुराल हमारे वतन में है, कश्मीर में है। उनके पति एक वक्त उग्रवादी रहे, लेकिन सरकार ने उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए जो पुनर्वास की स्कीम चलाई उसमें उनके परिवार ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, मुख्य धारा में लौटे। सोमिया अब डीडीसी चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। सुनिए वो घाटी में लोकतंत्र पर कैसे ख्याल रखती हैं। यहाँ से हज़ारों लड़के सरहद के उस पार गए, एलओसी के उस पार गए और उन्होंने हथियार उठाए। तो उस इलाके में अभी हैं हम। कुपवाड़ा का गांव कौन सा बताया आपने? बातरगांव है। तो अच्छा, पहले तो मुझे ये सोमिया सदफ, क्योंकि मैंने सोमिया नाम पहली बार सुना है, तो इसका मतलब ज़रा बताएंगे? इसका मतलब जैसे ये माह श्याम रमज़ान का महीना जो होता है तो उससे रिलेटेड मेरा नाम है। सोमिया का मतलब है रोज़ेदार।
सौम्या का मतलब है रोज़ेदार। जी। तो आप ये कह रही हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं वो एक्स मिलिटेंट है, मतलब वो उस यहाँ से उस पार गए थे? वो थे, हम लोगों को जब वहाँ से यहाँ आए तो हम लोग अमन का एक पैगाम लेकर आए, और इंशाल्लाह हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि अमन बरकरार रखें। जैसे अमन का पैगाम लेकर आए थे उसी अमन पे हम कायम रहें। तो किस साल आपका आना हुआ है? हम 2010 में आए थे। 2010 में आए थे। अच्छा, उसके बाद चीज़ें कैसे रही? यहाँ के लोगों ने एक वेलकम वाला उस तरह का नेचर दिखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। चीज़ें ठीक रही यहाँ? हाँ, बस ठीक था। अगर इंसान खुद से मेहनत करेगा, कमा के तो कोई किसी को नहीं देते। ठीक, हम लोग भी आए, हमने भी अपना काम शुरू किया, बिज़नेस छोटा मोटा किया, तो लेकिन ये है कि आगे बढ़ते गए, चलते गए। यहाँ से ये जो रूट है इसमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है? यहाँ ट्रक्स या सामान के लिए होता है? लोग आते जाते नहीं हैं? ये 2 in 1 था, सामान भी आता जाता था और उसके अलावा जो है तो पैसेंजर बस भी चलती थी। फिर पता नहीं इनको क्या है, आपस में इनके क्या मामला आते हैं हुकूमतों के, क्यों बंद कर दिया हुआ है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये खुलना चाहिए रास्ता। किसी बेटी को मैके से दूर, तो मायके से ही है, इतनी दूरी बना दी ना अच्छी बात नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में ये हुकूमतों को इस बारे में सोचना चाहिए कि बेटियों को आने जाने का रास्ता देना चाहिए इनको। आखिरी में आपसे क्या बात कही जाए, अपनी जेब में हाथ डालिए, नोट होगा, वो नोट जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, धन की बात। उस नोट पर हमारे और आपके एक पुरखे की तस्वीर छपी है। इस तस्वीर का पूरे देश में मान है। भले ही कुछ खालिस्तानी अमेरिका में उनकी मूर्ति को डिफेस करने की कोशिश करें, लेकिन गांधी एक विचार है और इस विचार की ताकत अहिंसा में है, सत्याग्रह में है, लोकतांत्रिक मूल्यों में है। मेरे देश के हर हिस्से में लोकतंत्र की रोशनी पहुंचे, ये सबसे सुंदर तस्वीर है। कश्मीर घाटी में लगातार चुनावी प्रक्रिया मजबूत दिख रही है, ये तसल्ली की बात है। ये तसल्ली मुकम्मल तब होगी जब घाटी में रहने वाले हर नागरिक को ये लगे कि वतन को उनकी भरपूर चिंता है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का और अपने वतन के हर कोने में बसने वाले लोगों का, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के सुदूर इलाकों के लोग हों, चाहे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के लोग, चाहे सुदूर दक्षिण के लोग या पूर्व या पश्चिम के, उन सब के ख्याल, उन सब की ज़मीन, उन सब के इरादे, उन सब के अरमान आपके ख्यालों में रहें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जो सशक्त लोग हैं, विचारवान लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ना।